औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम लेके आए हैं डिप्रेशन एंड एनजाइटी इन चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। जो एडोलेसेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस जो चाइल्डहुड के अंदर डिप्रेशन और एनजाइटी, उसकी जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसको जो है वो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज की ये लेक्चर, इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। इंशाल्लाह आपको डिप्रेशन और एनजाइटी के हवाले से जो भी क्योरीज़ होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिप्रेशन के हवाले से बात करते हैं। तो जिस तरह से बड़ों में और छोटों में डिप्रेशन पाया जाता है, तो बड़ों के अंदर और जो है हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं, एडोलेसेंट्स जिनकी एज 7 से 17 साल है, उन दोनों के अंदर सिम्टम जो है वो डिप्रेस्ड मूड की जो है एक्सपीरियंस करने की जो है प्लेयर्स को उनकी इनेबिलिटी होती है, उनके अंदर फटीग पाई जाती है, कंसंट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं और सुसाइडल आइडिएशंस के प्रॉब्लम्स होती हैं। जो चिल्ड्रंस और एडोलेसेंट्स होते हैं वो अडल्ट से जो उनका फ़र्क होता है ये होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो मोर गिल्ट फील करते हैं, लेकिन जो उनका रेट्स हैं अर्ली मॉर्निंग वेकफुलनेस के वो कम होते हैं, अर्ली मॉर्निंग डिप्रेशन के कम होते हैं, उनकी जो लॉस ऑफ एपिटाइट है वो कम होती है बड़ों की निस्बत, और वेट लॉस के इश्यूज जो हैं वो बड़ों से कम होते हैं। ज़्यादा जो है वो गिल्ट के ज़्यादा उनके अंदर पाए जाते हैं। जो अडल्ट्स में डिप्रेशन जो है चिल्ड्रंस की निस्बत वो रिकरेंट होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि जो बोथ जो चिल्ड्रंस हैं और एडोलेसेंट्स हैं मेजर डिप्रेशन के वो कंटिन्यू करते हैं सिग्निफिकेंट डिप्रेसिव सिम्टम्स को एग्जिबिट करना, और इनको असेस किया जाता है इवन 4 to 8 ईयर्स लेटर, 4 से 8 साल बाद ज़्यादा इसको जो है वो इसको वाज़ह तौर पर हम इसको जो है वो असेस कर सकते हैं। इसकी जो एटियोलॉजी आती है डिप्रेशन की चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के अंदर, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेस्ड जो चाइल्ड होता है डिप्रेस्ड पेरेंट्स के, उसके 4 टाइम्स जो रिस्क है डेवलपिंग डिप्रेशन का वो ज़्यादा होता है, यानी जेनेटिकली इसके ज़्यादा इश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो है ये फैमिली के ऊपर और अदर जो रिलेशनशिप है उनके अंदर भी, वहाँ से भी सोर्स ऑफ स्ट्रेस वगैरह जो है वो इंटरेक्ट करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के साथ। जैसा कि बड़ों के साथ होता है, जो अर्ली एडवर्सिटी होती है और नेगेटिव लाइफ इवेंट्स होते हैं वो भी अहम किरदार अदा करते हैं। और जो एक रीसेंट स्टडी है वो फाउंड करती है कि जो अर्ली एडवर्सिटी है, यानी फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, मैटरनल डिप्रेशन है, क्रॉनिक इलनेस है एज अ चाइल्ड, वो भी प्रिडिक्ट करती है डिप्रेशन को बिटवीन एजेस 15 और 20 के दरमियान। तो पर्टिकुलरली अमंग एडोलेसेंट्स हु हैड एक्सपीरियंस्ड अ नंबर ऑफ नेगेटिव लाइफ इवेंट्स बाय एज 15, यानी 15 की एज तक जो नेगेटिव लाइफ इवेंट्स उनकी वजह से वो बाद में उनके डिप्रेशन के ज़्यादा चांसेस पाए जाते हैं। अगर फादर या मदर को वो डिप्रेस्ड होते हैं तो ये इंक्रीज़ कर देता है चांसेस को कि बच्चों के अंदर, एडोलेसेंस के अंदर जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं डिप्रेशन का। और लेस इन नाउन अबाउट द रीजंस फॉर दिस इंक्रीज रिस्क। तो हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन है आइदर बोथ स्पाउसेस जो है वो एसोसिएट होता है उनके मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। उसके अलावा रिजेक्शन बाय पेरेंट्स जो है वो भी एक मोडेस्टली एसोसिएटेड है डिप्रेशन के साथ, चाइल्डहुड के साथ। इसके अलावा इंटरपर्सनल जो फैक्टर्स हैं, इंटरपर्सनल फैक्टर लोगों के साथ जो ताल्लुकात है वो भी एसोसिएटेड होते हैं डिप्रेशन के बच्चों के अंदर। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है और नेगेटिव एट्रीब्यूशन जो स्टाइल जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं डिप्रेशन के साथ जो है वो बच्चों के अंदर और एडोलेसेंट्स के अंदर। इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स और होपलेसनेस जो है वो भी प्रिडिक्ट करती है एक स्लोअर जो टाइम टू रिकवरी फ्रॉम डिप्रेशन अमंग एडोलेसेंट्स के अंदर। ये चीज़ें और ये एटियोलॉजी जो है वो अहम किरदार अदा करती है। ट्रीटमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं, ट्रीटमेंट जो है वो चिल्ड्रंस की, एडोलेसेंट्स की, इसमें बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स हमें रखने पड़ते हैं जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के अंदर। जो एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से उनको डायरिया, नोज़िया, स्लीप प्रॉब्लम्स और एजिटेशंस वगैरह हो सकती हैं। तो इसके अलावा इसमें ज़्यादातर जो है वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इसमें दिए जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ उनको जो है वो कंबाइंड, अकेले भी और कंबाइंड जो है वो उनको दिए जाते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर विद डिप्रेशन, जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट फॉर एडोलेसेंट्स विद डिप्रेशन स्टडी, TADS उसको कहा जाता है।
और ये कंबाइंड ट्रीटमेंट जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है थ्रू 12 वीक्स एंड डेट देयर आर इसके मोडेस्ट जो है वो एडवांटेजेस हैं ऑफ प्रोजेक्ट्स जब हमको उसको कंपेयर करते हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के साथ। सेवरल जो कंसर्न्स हैं वो रेज्ड होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के, लेकिन जो फर्स्ट कंसर्न इज़ टू पोटेंशियल फॉर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा है उसकी, और मोर इम्पोर्टेंटली जो कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू सुसाइडलिटी जो है, सुसाइडलिटी के जो प्रॉम्प्ट है वो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के अंदर जो है सेफ्टी जो है एंटी डिप्रेसेंट फॉर चिल्ड्रंस है। ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये जो एनालिसिस है शो करता है कि जो चिल्ड्रंस है टेकिंग मेडिकेशन वर एट रिस्क ऑफ सुसाइडल आइडिएशन, नॉट डेट मेडिकेशन कॉज द सुसाइड थॉट और अटैम्प्ट्स। ठीक है जी, सुसाइडल आइडिएशन के ऊपर ज़्यादा इसके रिस्क फैक्टर जो बच्चे मेडिसिन का यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए इसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा जी इंटरपर्सनल थेरेपी जो है उसको यूज़ किया जाता है डिप्रेस्ड एडोलेसेंट्स के लिए। उनका जो फोकस होता है वो इश्यूज़ जो कंसर्न्स इश्यूज़ के साथ होता है जो कि एडोलेसेंट्स के साथ होते हैं उनको उनके ऊपर गौर करना, उनको दूर करना, मसलन पीयर प्रेशर्स हो गए या स्ट्रेस वगैरह जो होती है। और इसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट पाया जाता है डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स के ऊपर, जो उसकी पेरेंटल फिगर्स होते हैं जैसे टीचर्स एंड द ड्राइव टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, बाज़ लोग सिर्फ जो है वो उन पर रिलाई करते हैं जो पेरेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर सारा उसको। उसके अलावा CBT यूज़ की जाती है, इसको एसोसिएट किया जाता है रैपिड रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स के साथ, दैन फैमिली और सपोर्टिव थेरेपी। उसके अलावा इसमें हम दो तरह की एक मेटा एनालिसिस एग्जामिन्स किया जाए, 2 टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस यूज़ की जाती है, उसमें एक सेलेक्टिव और एक यूनिवर्सल है। जो सेलेक्टिव प्रिवेंशन है प्रोग्राम्स, उनका जो टारगेट होता है पर्टिकुलरली वो फैमिली रिस्क फैक्टर्स पर होता है, यानी पेरेंट्स जिनको डिप्रेशन है उनका, उनके ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे पॉवर्टी वगैरह उनके ऊपर, और पर्सनल फैक्टर्स यानी होपलेसनेस वगैरह उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करती है और उनको ट्रीट करती है। यूनिवर्सल प्रोग्राम्स वो टारगेट होते हैं बड़े ग्रुप्स के लिए, जैसे कि स्कूलों में एजुकेशन देना, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना डिप्रेशन के हवाले से। इसके जो रिजल्ट्स हैं मेटा एनालिसिस को इंडिकेट करते हैं कि जो सेलेक्टिव प्रिवेंशन प्रोग्राम्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं यूनिवर्सल प्रोग्राम्स के प्रिवेंट करने में डिप्रेशन सिम्टम्स को एडोलेसेंस के अंदर। जी नेक्स्ट इसके बाद हम एनजाइटी के हवाले से बात करते हैं। एनजाइटी भी जैसे बड़ों के अंदर होती है उसी तरह बच्चों के अंदर भी एनजाइटी के इश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है उसी तरह एनजाइटी के इश्यूज़ होते हैं। तो बच्चों के अंदर एनजाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, इसमें इसकी जो क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन है, फियर्स और वरीज़ जो हैं उनको क्लासीफाइड किया जाता है डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं फंक्शनिंग मस्ट बी इम्पेयर्ड, चिल्ड्रंस की जो फंक्शनिंग है वो मुतासर होती है तो बड़ों की तरह। हाउएवर जो चिल्ड्रंस हैं वो नीड नॉट रिगार्ड देयर फियर्स एज excessive or unreasonable because children sometimes are unable to make such judgments। वो बयानी जजमेंट्स नहीं बना सकते कि ये अनरियल है या रियल है इन चीज़ों के हवाले से। इस क्राइटेरिया पे बेस करते हुए 3 से 5% जो बच्चे हैं और एडोलसेंट्स हैं उनको डायग्नोज किया जाता है एनजाइटी डिसऑर्डर। आल्दो मोस्ट जो अनरियलिस्टिक चाइल्डहुड फियर्स हैं वो डिसिपेट ओवर टाइम, डिसिपेट करते हैं कंपेयर से के लिए। इट इज़ आल्सो द केस दैट मोस्ट एनेक्शियस जो अडल्ट्स हैं कैन ट्रेस देयर एनजाइटी बैक टू चाइल्डहुड, यानी ज़्यादातर जो बड़ों के अंदर जो एनजाइटी की प्रॉब्लम है वो बचपन से होती हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर है, ये इसको करेक्टराइज किया जाता है बाय कांस्टेंट वरी दैट सम हार्म विल बी फॉल देयर पेरेंट्स और देमसेल्फ व्हेन दे आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी जब अपने पेरेंट्स से दूर जाएंगे तो उनको कुछ ख़तरा हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन एट होम जब वो घर पे होते हैं तो ऐसे बच्चे जो है वो शैडो वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है जी, since the beginning of the school is often the first circumstances that require lengthy and frequent जो separation है children के from their parents, तो separation anxiety is often first observed when child begins school। तो कब इसका पता चलता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो तब separation anxiety disorder के बच्चा अपने माँ बाप से दूर जाता है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर जो पैम्पर्ड होते हैं ज़्यादातर जो उनका, तो उनके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। DSM-5 क्राइटेरिया सेपरेशन एनजाइटी डिसऑर्डर के लिए, उसके अंदर एक्सेसिव एनजाइटी दैट इज़ नॉट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट,
अबाउट बीइंग अवे फ्रॉम होम एंड पेरेंट्स और अदर अटैचमेंट फिगर्स। ठीक है जी। तो एक्सेसिव एंजाइटी होती है विद एटलीस्ट 3 सिम्टम्स दैट लास्ट फॉर एट लीस्ट 4 वीक्स, जो कम से कम 4 हफ्ते तक जारी रहती हैं, और उनकी जो ऑनसेट है वो है बिफोर एज 18। क्या है इनमें से 4 का होना ज़रूरी है एक्सेसिव एंजाइटी का, और इसमें रिकरेंट और एक्सेसिव डिस्ट्रेस विद सेपरेटेड। ठीक है, वो डिस्ट्रेस फील करता है बच्चा सेपरेशन से, अलग बार बार आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सेसिव वरी होती है उसको, उनके कुछ चीज़ जो है वो बुरी उसके विल हैपन टू पेरेंट और अटैचमेंट फिगर्स, यानी जब कोई कुछ बुरा हो जाएगा जब वो उससे अलहदा जाएंगे तो उनके पेरेंट्स के साथ जिनके साथ वो अटैच होते हैं, और रिफ्यूज़ल और रिलेक्टेंस होते हैं टू गो टू स्कूल विदाउट पेरेंट्स। ठीक है जी, ज़िद करते हैं और वो पजिद होते हैं, इस पर इनकार करते हैं। ठीक है, और रिफ्यूज़ल और रिलेक्टेंट टू स्लीप विदाउट पेरेंट्स, माँ बाप के बगैर सो नहीं सकते, ख्वाब आते हैं सेपरेशन के उनको, और उनको फिज़िकल जो है वो कंप्लेंट्स भी बार बार वो करते हैं, जैसे कि हेडेक है, स्टोमिक है, और जब उनको अलहदा किया जाता है तो इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आती हैं। इनमें से ये जो हम 6 इनमें से 4 इनके एटलीस्ट 3 सिम्टम्स भी इनमें से आती हैं, और वो 4 हफ्ते तक जारी रहती हैं, और 18 साल से पहले होती हैं तो उसे हम कहेंगे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसकी जो एटियोलॉजी है एंजाइटी डिसऑर्डर की, इसमें भी जेनेटिक जो है वो उसका अहम किरदार है। 29 to 50% जो है एक स्टडी में एस्टिमेट किया जाए, रेंजिंग जो है इनहेरिटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी की ज़्यादा है, और जीन्स जो हैं डू देयर वर्क वाई द एनवायरनमेंट, जो जेनेटिक्स प्लेइंग अ स्ट्रॉन्गर रोल इन सेपरेशन एंजाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोर नेगेटिव लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस बाय चाइल्ड। ठीक है जी। तो पेरेंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक प्ले अ स्मॉल रोल इन चाइल्ड एंजाइटी। जो पेरेंटल कंट्रोल है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, जो है पेरेंटल रिजेक्शन से ज़्यादा उसके ज़्यादा असरात होते हैं। दूसरी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो जो प्रिडिक्ट करते हैं, उनमें इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनसिक्योर अटैचमेंट जो है इन्फेनेसी के अंदर उसकी वजह से हो सकती हैं। जो थेरीज़ हैं ऑफ द एटियोलॉजी ऑफ द सोशल एंजाइटी इन चिल्ड्रंस, वो सिमिलर हैं टू थियरीज ऑफ सोशल एंजाइटी इन अडल्ट्स। फॉर एग्जांपल जो रिसर्च हैं वो शो करती हैं कि जो चिल्ड्रंस एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं वो ओवर एस्टिमेट करते हैं डेंजर को इन मैनी सिचुएशन, और अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी एबिलिटी टू को उनसे बचने के लिए। तो जो एंजाइटी है वो क्रिएट होती है बाय दीज कॉग्निशंस, और वो इंटरफेयर करती है विद सोशल इंटरेक्शन, और इसकी जो वजह होती है वो है चाइल्ड टू अवॉइड सोशल सिचुएशंस एंड दस नॉट टू गेट मच प्रैक्टिस एट सोशल स्किल्स। एडोलिसेंस के अंदर जो पेयर रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं वो ये बताती हैं कि जो एडोलिसेंट्स हैं जो परसीव्ड करते हैं कि दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय देयर पेयर, उनके दोस्त उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं सोशली एनेक्शियस होने के। थेरीज जो हैं वो कॉजेज़ जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की चिल्ड्रंस के अंदर वो सिमिलर हैं टू द थेरीज ऑफ द अडल्ट्स। तो देयर मस्ट बी एक्सपोजर टू अ ट्रॉमा, उनके ज़िंदगी में कोई हादसे का होना ज़रूरी है, आइदर एक्सपीरियंस और विटनेस, उन्होंने उसको सामना किया वो या उसके गवाह हुए। तो लाइक अडल्ट्स चिल्ड्रंस हु हैव propensity to experience anxiety may be at more risk to developing PTSD after exposure to trauma। तो जिनके अंदर बच्चों के अंदर जो एनजाइटी वाले जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के उसके डेवलप होने के। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चाइल्डहुड के अंदर और एडोलसेंस के अंदर जो एनजाइटी के है मेजर फोकस इस ट्रीटमेंट का उसका जो रहता है कि वो एक्सपोजर टू द फेयर्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको एक्सपोजर करवाया जाए उनको। मिलियंस ऑफ जो पेरेंट्स है वो हेल्प चिल्ड्रंस ओवर टू ओवरकम फेयर्स बाय एक्सपोजिंग दैम ग्रेजुअली टू फेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो उनको खौफजदा करने वाले चीज़ें हैं उनके साथ उनको जो है वो एक्सपोज करवाया, जिनके सामने लाया जाए, तो इसकी वजह से वो हम उसके कम कर सकते हैं उसकी जो सेंसिटिव। तो ऑफन जो है एक्टिंग साइमल्टेनियसली टू इनहिबिट देयर एंजाइटी। अगर एक लिटिल गर्ल जो है वो स्कूल से खौफजदा है तो एक पेरेंट टेक हर बाय द हैंड एंड वॉक हर स्लोली टूवर्ड द बिल्डिंग। तो एक पेरेंट्स उसको पकड़ते हैं और उसको हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ स्लोली जो वो चलते हैं, तो इस तरह से उनको एक्सपोज करवाया जाता है। रिवार्ड्स के ज़रिए से हो सकता है, रिवार्ड्स दिए जाएं बच्चों को, ठीक है, उनके खौफ को दूर करने के लिए। और मॉडलिंग वगैरह इसमें यूज़ की जा सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें वर्क
किया जाता है वो चिल्ड्रंस के साथ, पेरेंट्स के साथ। उसके अलावा एक इसमें टेक्निक है इस्तेमाल की जाती है, उसको कोपिंग कैट कहा जाता है। ये ट्रीटमेंट जो है यूज़ की जाती है चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 7 and 13, और इसका जो फोकस होता है वो कन्फ्रंटिंग फेयर्स, तो डेवलपिंग न्यू वे टू थिंक अबाउट फेयर्स, तो एक्सपोजर टू फेयर्ड सिचुएशन, प्रैक्टिस एंड रिलैप्स प्रिवेंशन। तो पेरेंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन अ कपल ऑफ सेशंस, उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा बेहरल थेरेपी और ग्रुप कॉग्निटिव बेहरल थेरेपी, उसको ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए चिल्ड्रंस के अंदर। और इसमें जो रीसेंट रिव्यूज़ हैं सजेस्ट करते हैं कि जो CBT एज इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए, CBT जो अपेयर्स होती है इक्वली as effective as medication. तो CBT plus medication is more effective than medication alone, but more than CBT alone. ठीक है जी। अदर मेथड जो है प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट इन, जिसमें बिब्लोथेरेपी है, बिब्लोथेरेपी और कंप्यूटर असिस्ट थेरेपी जो है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो बिब्लोथेरेपी जो है पेरेंट्स उसमें गिवन रिटन मटेरियल एड आर द थेरेपिस्ट विद देयर चिल्ड्रंस। ठीक है जी। तो इसमें रिटन मटेरियल उनको दिया जाता है और वो ख़ुद उसको बतौर थेरेपिस्ट उसमें काम करते हैं। और ऑल दो दिस इज़ इफ़ेक्टिव एट रिड्यूसिंग जो है वो चाइल्डहुड एंजाइटी। इट डज़ नॉट अपीयर टू बी इफ़ेक्टिव एज CBT ग्रुप ट्रीटमेंट्स, ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जो कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की डिप्रेशन और एंजाइटी के हवाले से था। मैंने ब्रीफली आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं चिल्ड्रंस की और एडोलेसेंट्स की जो एंजाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं उनके हवाले से क्लियर हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाएँ, आपके बच्चों को, आपको सेहतमंद ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला फ़राहम फरमाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।